आकाश टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर एटा से है। 8 साल का बेटा बना श्रवण कुमार, मां का शव लेकर पहुंचा पोस्टमार्टम कराने। 1 साल पहले पिता की मौत, अब मां भी गंभीर बीमारी से नहीं रही। न सर पर पिता का साया, न आंचल में मां की ममता, न ही परिवार ने दिया साथ। जनपद एटा से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 8 साल का बच्चा श्रवण कुमार बनकर अपनी मां के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अकेले लेकर पहुंचा। बच्चे के पिता की 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। आपको बता दें कि थाना जैथरा के नगला धीरज निवासी 35 वर्षीय नीलम गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उनका उपचार एटा की वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मां की मृत्यु के बाद उनका 8 वर्षीय बेटा श्रवण कुमार बनकर उनको पोस्टमार्टम कराने के लिए अकेला ही जिला मुख्यालय पहुंचा। मां के शव के पास बैठकर वहां रोता रहा, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया और उसकी मां की HIV और टीबी की बीमारी के कारण मौत हो गई है। इससे पहले इसी बीमारी से पिता की भी मौत हो गई थी। यही कारण रहा कि परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। पहले पिता की हुई HIV से मौत, अब मां की हुई है मौत और परिवार के लोग नहीं पहुंचे। आपको बता दें, बच्चे ने बताया कि उसके पिता की 1 वर्ष पहले HIV के कारण मृत्यु हो गई थी। माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। मृत महिला को कंधा देने के लिए भी कोई रिश्तेदार या परिजन नहीं आए हैं। बच्चे ने यह भी आरोप लगाया कि उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। उसने बताया कि तभी उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं सभी लोग। उसे अपने परिवार से जान का खतरा है। जब से माँ बीमार हुई है, तब से वह अकेला ही अपनी माँ को फर्रुखाबाद, लोहिया और साथ ही कानपुर के हैलट और दिल्ली में इलाज करवाता रहा। करीब 8 दिनों से मां की तबीयत ज्यादा खराब थी और साथ ही एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में अकेला बेटा अपनी मां को श्रवण कुमार बन सेवा करता रहा। आखिरकार मां ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बेटे का कहना है, बीमार मां का इलाज चल रहा था, किसी नाते रिश्तेदार ने नहीं सुना। अब सूचना मिली तब परिवार के चाचा लोग आए हैं। खबर महोबा से है, जहां जैतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बछेछर खुर्द काटी में बुजुर्ग की स्मृति में कंबल वितरण किया गया। विकासखंड जैतपुर क्षेत्र के ग्राम बछेछर खुर्द काटी में स्वर्गीय सम्मानित बुजुर्गों की स्मृति में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। श्रद्धा एवं सामाजिक सौहार्द के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान बछेछर खुर्द काटी धीरेन्द्र सिंह यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग की सेवा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। प्रधान जी, आज आपके द्वारा कंबल वितरण किया गया, किन की यादों में कंबल वितरण किया? हमारे ग्राम के जो बुजुर्ग थे, सम्मानित लोग थे, सम्मान व्यक्ति थे, जो जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और सम्मानीय रहे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हमने अपने गाँव में व अपने मजरा काटी में कंबल वितरण किया। ये आइडिया कहाँ से आया है? ये जो है वो हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। हमारे पिता, हमारे दादा, जो उनका हमें आशीर्वाद मिला है, जो उन्होंने हमें कितने लोगों को कंबल बांटे गए? समथिंग 400 या समथिंग। कानपुर देहात रूरा क्षेत्र के जिनई बनीपारा बाणेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण की कथा की तैयारी अंतिम चरण में है। ये कथा 18 से 24 जनवरी तक चलेगी, जिसमें विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के सुपुत्र राघव मिश्रा का शिव पुराण का वर्णन करेंगे। कथा को लेकर आसपास के लोग काफी उत्साहित। कथा से एक दिन पहले 17 जनवरी को 1100 कलश वहां एक साथ विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही कथा स्थल जिनई बनीपारा में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। आयोजक समिति द्वारा
द्वारा बाहर से आने वाले भक्तजनों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कथा स्थल पर एक बड़ा पंडाल की व्यवस्था भी बनाई जा रही है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन समिति के अध्यक्ष गौरव सिंह सेंगर, लल्लन गुप्ता, सुनील तिवारी, रामकिशन, आशुतोष अग्निहोत्री आदि लोग वहां पर मौके पर मौजूद रहे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शहर में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस द्वारा शहर में स्थित पतंग की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सदर कोतवाली राजेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ खुद मोर्चा संभालते हुए दुकानों की जांच की। इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए, किसी भी हालत में चाइनीज मांझे की बिक्री न की जाए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दुकानदारों को चाइनीज मांझे से होने वाले जानलेवा हादसों के बारे में भी जागरूक किया है और उन्होंने अपील की है कि केवल सुरक्षित और प्रतिबंधित रहित मांझे की ही बिक्री करे। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा न सिर्फ आम नागरिकों बल्कि पक्षी और दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। खबर हरदोई से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा और विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बा मिश्रा ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल वितरण किया। जनपद हरदोई के कस्बा गौसगंज के मोहल्ला कटरा शिव मंदिर पर कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने जमकर तारीफ की। जगदम्बा मिश्रा की कछौना द्वितीय भाजपा से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव की भी तैयारियां कर रहे हैं। जनता में अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते हैं जगदम्बा। लोगों की निःशुल्क मदद करना जगदम्बा की पहली पहल है और क्षेत्र में अभी तक सबसे कम उम्र में दावेदारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य के लिए पूर्व में भी कोई कार्यक्रम कर चुके हैं और जगदम्बा जिससे जनता मन मोह लिया है। इस अवसर पर क्षेत्र अधिकारी संडीला संतोष कुमार सिंह, पंडित सत्यनारायण शास्त्री, पंडित चंद्रपाल जोशी, पंडित रवि जोशी, पंडित रामचंद्र जोशी और राम आसरे अर्कवंशी, पंडित सालिक जोशी, पंडित राम सेवक जोशी, सत्यनारायण गुप्ता, आशुतोष मिश्रा, आशीष राठौर, पंकज कुमार आदि सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद रहे। आज हम मौजूद हैं हरदोई जनपद के कस्बा गौसगंज में। यहाँ पे हमारी एक शख्सियत ऐसी है जिनको बताने के लिए किसी चीज़ का कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा जनपद इनको जानता है। ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा कोई मंत्री या विधायक नहीं होगा जो जगदम्बा मिश्रा जी को नहीं जानता होगा। ये विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनसे जानते हैं। आज इन्होंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया इन्होंने और ऐसे लोगों का जिनको ज़रूरतमंद लोगों को कंबल चाहिए थे उनको वितरण किया और भी आगे भी ऐसे करते रहेंगे कार्यक्रम। इसके साथ साथ ये जिला पंचायत का कछौना द्वितीय से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी भी हैं। जगदम्बा मिश्रा जी से हम पूछेंगे आप जो आयोजन किए हैं उसमें क्या कुछ मुख्य उद्देश्य आपका है और आगे और भी जो कार्य आप करेंगे जनता के लिए वो किस प्रकार से करेंगे। मैं जगदम्बा मिश्रा, विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी, और बहुत ही अच्छा लगा हमको जो है गरीब असहाय लोगों की सहायता करने के लिए। बहुत ही अंदर से प्रसन्नता होती है कि अपने गांव और जनपद का नाम रोशन करना और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने से जो बुजुर्ग हैं उनको जो बिल्कुल देने के लायक हैं, जो उनको आज मैंने कंबल वितरण किए और ये मुझे बहुत अंदर से प्रसन्नता होती है। हमारे सनातन धर्म में जो है मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता हूँ और जितना ही मुझसे हो सकता है मैं अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, भक्ति कार्यक्रम कराता रहता हूँ और लोगों की सहायता किया करता हूँ। अच्छा, आप मुझे जानकारी हुई है कि आप कछौना द्वितीय से जिला पंचायत के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या कैसे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, पड़ताल की है, लोगों से मिला हूँ
आपका नाम बहुत चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जगदम्बा मिश्रा को ही यहाँ कछोना द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये तो जनता की जैसी सोच है उसको तो नहीं बदल सकते। अगर जनता चाहती तो मैं बिल्कुल, अगर पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने सहयोग किया तो मैं बिल्कुल दावेदार हूँ। मैंने बहुत कुछ क्षेत्रों में गया हरदोई जनपद के, वहाँ देखा कि जगदम्बा मिश्रा की अलग ही कुछ पहचान है। बहुत ही कम उम्र है, लेकिन जहाँ तक इनकी पहुँच है, कई लोगों से मैंने पूछा कि भैया मेरे बहुत अच्छे कार्य करा दिए। जगदम्बा मिश्रा जी निःशुल्क कार्य कराने में आगे रहते हैं, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलते हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि मैं बहुत जगह गया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जगदम्बा मिश्रा जी ने हमारा काम किया है। और कुछ हमारे जनपद के ऐसे अधिकारियों हैं जिनसे इनके बहुत ही करीबी संबंध भी रहे हैं, तो उनको लेकर आपको क्या कुछ कहना है कि अधिकारी भी आपके टच में बहुत रहते हैं? ये स्वभाव है, स्वभाव से ही आदमी जाना जाता है। ये मेरे स्वभाव को ही और प्रयास किया करता हूँ कि कोई मुझसे रुष्ट ना हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता हूँ कि अच्छा काम करूँ लोगों के लिए, लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले, और जो मेरे से हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा किया करता हूँ लोगों के लिए। चलिए, जगदम्बा मिश्रा जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे देखा कि आज कंबल वितरण का कार्यक्रम था, और मैंने जो कुछ देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो जरूरतमंद थे उनको कंबल भी वितरण किए। टोल टैक्स पर की जा रही दबंगई और अवैध वसूली के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं ने अवैध रूप से संचालित हो रहे फर्जी टोल टैक्स समाप्त करने की मांग की है और दबंगई के दम पर टोल टैक्स पर की जा रही सड़क पर निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली। सीतापुर जिला अधिकारी कार्यालय कर पूरा मामला। ज्ञापन दिया किन मांगों को लेकर? विगत 14 जनवरी को हैदरगढ़ बाराबंकी के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली को लेकर एक अधिवक्ता हाईकोर्ट के रत्नेश शुक्ला पर वहां के टोल कर्मियों ने सरेआम का उन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। और जिस मामले में FIR दर्ज हुई 307 जैसी गंभीर धाराओं में, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उन्हें उन धाराओं में रिमांड लेकर मात्र 151 की शांति भंग की धाराओं में चालान भेजा। इस बात को लेकर वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर, और ये जो टोल सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत गैरकानूनी है। इसमें माफिया तंत्र का प्रवेश हो चुका है। ये लोग निर्धारित जो टोल प्लाजा हैं उनकी संख्या से अधिक टोल प्लाजा लगाकर उत्तर प्रदेश में अवैध वसूली कर रहे हैं। इस शिकायत को पूर्व में हमारे बार के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने भारत सरकार तक भेजा था, जिस पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के नाम पर जिलाधिकारी महोदय के फाइल पेंडिंग है, जब सारिका मोहन जिलाधिकारी महोदय थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं खैराबाद का टोल प्लाजा जो कि 47.5 किलोमीटर की दूरी पर इटौंजा से दूरी है, जो कि 60 किलोमीटर से कम में नहीं हो सकता। 60 किलोमीटर का अंतराल होना ही चाहिए। ये भी अवैध टोल प्लाजा चल रहा है। वकीलों के साथ साथ सीतापुर के आम नागरिकों का अवैध वसूली इसको कहा जा सकता है। इन सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को आज मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। साथ ही ये भी मांग की है कि इन टोल प्लाजा कर्मियों पर जो अपराधी तत्व उनकी नौकरी कर रहे हैं, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री शीट है, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, इनका पुलिस सत्यापन कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है इसका सत्यापन हम कराएंगे कि ऐसे लोग पुलिस के पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करें। यहाँ एक न्यायिक अधिकारी के साथ घटना हो चुकी है, यहाँ एक मिलिट्री मैन के साथ घटना हो चुकी है, परसों बाराबंकी में वकील के साथ घटना हुई। तो ये जो कर्मी हैं, ये इनको प्रशिक्षण दिया जाए, ये सही लोग रखे जाए, इनका समय समय पर पुलिस सत्यापन करावे कि कहीं अपराधी तत्व तो नहीं टोल प्लाजा पर नौकरी कर रहे हैं। ये सब मांगे हैं। और इसके अलावा टोल प्लाजा खैराबाद हटाया जाए, जो भारत सरकार के मानक हैं उनके अनुकूल कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग
टोल प्लाजा को बंद कराने का काम बार सोशल सीतापुर के वकील आमजन के सहयोग से करेंगे। बाराबंकी में वकील के साथ जो घटना घटी हुई है उचित कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर टोल प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वहाँ तक धरना देंगे। अगर प्रशासन इस पर अभी तक मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया जा रहा है और लखनऊ और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है, नहीं तो फिर ऐसी कार्रवाई करके जो अवैध टोल प्लाजा हैं, आपराधिक तत्व के कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं, इनको हटवाने का काम करेंगे और ये संघर्ष जारी रखेंगे। अकबरपुर तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि गौरैयापुर के जंगल में अवैध खनन पर अफसरों की ताबड़तोड़ छापेमारी। अवैध खनन में संलिप्त 3 डंपर और 1 जेसीबी मशीन पकड़ी गई है। सभी वाहनों को थाना अकबरपुर में सीज किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन को सख्त रुख दिया गया है। तहसील क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक संरक्षण के दम पर चल रहा अवैध खनन अब प्रशासन की सख्ती से माफियाओं की सांठगांठ पर लगती दिख रही है लगाम। ज्ञापन दिया किन मांगों को लेकर? विगत 14 जनवरी को हैदरगढ़ बाराबंकी के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली को लेकर एक अधिवक्ता हाईकोर्ट के रत्नेश शुक्ला पर वहां के टोल कर्मियों ने सरेआम उन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। और जिस मामले में FIR दर्ज हुई 307 जैसी गंभीर धाराओं में, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उन्हें उन धाराओं में रिमांड लेकर मात्र 151 की शांति भंग की धाराओं में चालान भेजा। इस बात को लेकर वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर और ये जो टोल सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत गैरकानूनी है। इसमें माफिया तंत्र का प्रवेश हो चुका है। ये लोग निर्धारित जो टोल प्लाजा हैं उनकी संख्या से अधिक सत्रह जनवरी को चंदौली में ऐतिहासिक न्यायिक आयोजन और साथ ही नए जिला न्यायालय भवन का होगा शिलान्यास। CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत रहेंगे मौजूद। इलाहाबाद में HC की CJI न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी शिरकत करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ करेंगे कार्यक्रम की अगुवाई। 284 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक न्यायिक परिसर। 5 मंजिल कोर्ट व 7 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के 23 जज रहेंगे उपस्थित। VVIP आगमन को लेकर चंदौली प्रशासन अलर्ट है। भारी पुलिस बल, सुरक्षा व सफाई व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह की सुरक्षा देंगे? देखिए, कल यानी 17 जनवरी को चंदौली जनपद में यहाँ के इंटीग्रेटेड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पधारे। उनके साथ अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं और हाई कोर्ट के जजेस भी आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई हैं। यहीं से ऑनलाइन माध्यम से कुछ अन्य जनपदों के भी जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा
और उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ की इस व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। अच्छे से आप देख रहे हैं व्यवस्था की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जनपद में जब अतिथिगण आए तो यहाँ के बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन लेकर जाएं, यहाँ की पुलिसिंग के बारे में, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, और किसी प्रकार की कोई बाधा पूरे कार्यक्रम में ना हो। इसमें हम सभी लोग जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पुलिसकर्मी और अधिकारी, इसको ठीक से संपन्न कराने के लिए मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों में बदायूं कांग्रेस जनों द्वारा आज पूर्व घोषित SIR जागरूक मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन को लेकर इस्लाम नगर के चंदोई में चौपाल को ज्ञात हो और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के SIR जागरूकता एवं मनरेगा के प्रारूप को मोदी सरकार द्वारा बदले जाने की जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में अपने नेताओं जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह को जिला कोऑर्डिनेटर और साथ ही SIR BLA व जिला उपाध्यक्ष सुनीता सिंह को मनरेगा बचाओ संग्राम का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने SIR करके चुनाव आयोग द्वारा काटे गए लाखों मतदाताओं का जिक्र किया और इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। वहीं जिला उपाध्यक्ष यूनुस सकलैनी व इस्लाम नगर नगर अध्यक्ष तनवीर सफदर ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा के देशों की महत्वपूर्ण गरीब वर्ग के उत्थान के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। SIR करके OBC अल्पसंख्यक और दलितों के लिए मतों को नष्ट करने का प्रयास है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाहिद खान, मुजाहिद अली और नगर कांग्रेस इस्लाम नगर महासचिव हबीबपुर रहमान, पूर्व जिला पंचायत कांग्रेस कमेटी सचिव शिशुपाल कोरी, महेंद्र सिंह, निजामुद्दीन इस्लाम खान, शोएब फारूकी और मोहम्मद हनस और साथ ही आने वाले आपको बता दे जाने अमाल, रविंद्र सिंह, प्रेमपाल प्रजापति और आदि लोग वहां पर कांग्रेस नेताओं को ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। सोनभद्र से जुड़ी एक गंभीर खबर सामने आई है। विकासखंड कर्मा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेडांड परिसर में लगे 2 हैंडपंप पिछले 2 वर्षों से खराब होकर बंद पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक हैंडपंप स्थापना के मात्र 10 दिन बाद ही जवाब दे गया। विद्यालय प्रबंधन ने इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं विकासखंड अधिकारी कर्मा को कई बार मौखिक रूप से तथा एक बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक न मरम्मत हुई है और न ही संचालन शुरू कराया जा सका। हैंडपंप बंद होने के कारण छात्रों को पेयजल के लिए लगभग 200 मीटर दूर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बेडांड के परिसर में जाना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी मध्याह्न भोजन MDM के दौरान सामने आ रही है। पानी की उपलब्धता न होने से भोजन पकाने और साथ ही वितरण का कार्य प्रभावित भी हो रहा है। अभिभावक राजकुमार ने बताया कि बीते 2 वर्षों से कई बार हैंडपंप की मरम्मत की मांग की गई है। टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन से मांग है कि बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधा को देखते हुए तत्काल हैंडपंप की मरम्मत कराई जाए ताकि छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इतना परेशानी वाला इकन के जुटाई के पानी गाय में से लिया पियावे के पड़ता है। कई साल, अरे साल भर हो गल हुई चापाकल बिगड़ले।
इतना परेशानी वाला इकन के स्वर्गाश्रम जोक नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण झूला के निकट कैलाश आनंद मिशन ट्रस्ट और साथ ही बीके टीसी के आपसी विवाद के चलते बंद हुए 12 मंजिल मंदिर की दुकानों में व्यापार करने वाले दुकानदार इन दिनों काफी परेशान हैं। मंदिर में ताला लगने के कारण श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुकानदार भी अपनी दुकानों को नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परेशान दुकानदारों ने मंदिर के बाहर धरना देकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से मंदिर का संचालन कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा था। उनका समर्पित और साथी लेकर विवाद भी कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान बीकेटीसी में विधिक कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रथम तल पर कार्यालय में ताला लगा दिया है। इसके बाद मंदिर गेट पर ट्रस्ट की ओर से ताला लगा दिया गया है। इस वजह से मंदिर में व्यापार करने वाले 2 दर्जन से अधिक दुकानदार सड़क पर आ गए हैं। उसके बाद लक्ष्मण झूला पुल तक भी कई कारणों के चलते से बंद कर दिया गया। मंदिर विवाद में व्यापारियों को फिर से सड़क पर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन लगातार एक के बाद एक विपत्तियां दुकानदारों के सामने भी खड़ी हो रही हैं। नाम है। मैं 30 साल से यहाँ बैठी हुई हूँ और 30 साल से ही बाबा के जमाने से हम चलते आ रहे हैं सारे दुकानदार। और ये है कि देखो, हम चाहे मंदिर कैसे भी चल रहा था, अब तक हम कर्मचारी, ये सारे कर्मचारी और सारे दुकानदार एक साथ चल रहे थे। और ये जो है सारे जो रिसीवर बैठे थे, इन्हीं के अंडर में हम लोग थे। पर ये अचानक में इन्होंने ताला डाल दिया। अब हमें ये नहीं मालूम कि क्यों ताला डाला। हमारी तो दुकानें खुलनी चाहिए। हम लोग सारे परेशान हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि तुम्हारा आपस में क्या झगड़ा है क्या नहीं है। पर ये हम लोगों को दुकानदारों के लिए हमारी दुकानें खुलनी चाहिए। दुकान बंद हो गई है, सड़कों पे आ गए हैं और बच्चे, ये सब बच्चे वाले हैं। चलो मेरा तो कुछ नहीं है, सारे बाल बच्चेदार है, बच्चों का परिवार है, सारा घर है, खर्चा कितना परिवार है, सारे इसी मंदिर से चल रहा है। आज से 30 साल तो मुझे भी बैठे, सभी के घरों में है। तो बेटा हम तो ये चाहते हैं कि ये मंदिर खुलना चाहिए और हमारी दुकानें भी खुलनी चाहिए। कहीं पर्यटन के हिसाब से पुरानी धरोहर है, इस तरीके का गलत मैसेज जाता है बाहर के पर्यटकों को। तो हम तो ऋषिकेश की पहचान है, सारे यात्री लोग जितने भी हैं सारे इसी के नाम से आते हैं। लक्ष्मण झूला ही इसी के नाम से है, क्योंकि लक्ष्मण झूला ही आज तक हमारा जीवन में 60-65 साल की हो गई, सारा ये जीवन हमने देखता है कि ये यात्री लोग इसी मंदिर से ही चलते आ रहे हैं, बाबा के जमाने से ही। मेरा नाम शुभम शर्मा है। कितने साल से आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हो, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? हम तो सन 2008-9 से यहाँ पे बैठे हुए हैं और दिक्कतें ये हैं कि मंदिर बंद होने के कारण सभी व्यापारियों का व्यापार ठप हो चुका है बिल्कुल तरीके से। 4 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं, 2 साल से 2 साल झूठ से झूला बंद है और उसके बाद फिर ये समस्या आ गई कि अब मंदिर बंद हो गया है। तो इससे सारे व्यापारी पीड़ित हैं। आपसी लड़ाई में मंदिर ना बंद किया जाए, जो उनकी लड़ाई है वो कोर्ट में लड़े अपने आपस में, और जो भी संवैधानिक तरीके से यहाँ पे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, चाहे वो बीकेटीसी आए, चाहे वो ट्रस्टी आए, चाहे वो यहाँ की दूसरी कोई कमेटी आए, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। हमारा मानना यह है कि जो भी आए वो संवैधानिक तरीके से आए और अपना चार्ज ले ले। स्टे की बात कही अभी आपने, क्या मामला? स्टे सुप्रीम कोर्ट का स्टे दे रखा था 4 तारीख का। अब इस मंदिर का उस मंदिर का क्या है वो तो उन्हीं लोगों को पता है, हमें तो कुछ जानकारी ज्यादा है नहीं इस बारे में कुछ। लेकिन 4 तारीख को एक स्टे आ रखा था बीकेटीसी के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि 16 मार्च तक, जब तक क्या कहते हैं दूसरी सुनवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे किसी को चार्ज नहीं होगी। पुरानी व्यवस्था है, रिसीवरों के द्वारा जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ये हमारा आप लोगों का किराया कहाँ जाता है, किसको देते हैं? हम तो कैलाश मिशन ट्रस्ट को किराया, जो भी यहाँ बैठे हैं उससे हमारा कोई वो नहीं। कहाँ से कितने लोग आए? हम लोग 60 लोग हैं, झांसी से आए हैं और दर्शन करने के लिए आए थे, पर यहाँ ताले लगे हैं, हमको दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमको थोड़ा दुख हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतने दूर से आए, किराया खर्चा दिया और फिर दर्शन भी नहीं हो रहा है। अब आज मंदिर के दरवाजे पर मिले, आपने सोचा होगा कि वहाँ से निकले होंगे? बिल्कुल, मैं हरिद्वार से आया, मैंने कि चलो आज दर्शन करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी है, जो बुजुर्ग भी है, बेचारी पहली बार दर्शन करने के लिए आई। यहाँ दर्शन ही ताला लगा हुआ है मंदिर का, हम लोग क्या करें, मायूस होके जाएंगे। इसलिए कमेटी वालों से निवेदन है कि ताला खोल लिया जाए। यहाँ पर सुप्रसिद्ध जो ऋषिकेश हार मानी जाती है 13 महीने, उस मंदिर में अचानक ताले लग जाते हैं किसी राजनीतिक दबाव में या किसी पक्ष को लेकर। आज आप सूचना दीजिए तो क्या हुआ, आप किस तरीके का रुख अपना रहे हैं? देखिए, ऋषिकेश
शुरू से ही देवभूमि कहा जाने वाला एक शहर रहा है और ये हमारे आस्था का केंद्र है लक्ष्मण झूला। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर और अब तक, पहले कोरोना काल में यहाँ का व्यवसाय जो है पूरा अस्थिर रहा और बहुत डिस्टर्बेंस रही पूरे व्यवसाय में, सभी लोग बेरोजगार रहे। उसके बाद ये जो 4-5 साल से पुल बंद रहा लक्ष्मण झूला का, उसकी वजह से भी यहाँ का जो पूरा व्यवसाय वो सब तितर बितर रहा। और अब जैसे जैसे करके ये बजरंग सेतु बना, थोड़ी सी यहाँ के लोगों पे, यहाँ के व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच में एक आशा नजर आई और उसके तहत ही यहाँ पर दो समितियों के एक राजनीतिक झगड़ा बना दिया इस मंदिर को लेकर। 13 मंजिल आपके सामने है, उसके चलते इन्होंने यहाँ के आने वाले जो आस्था रखते हैं इस मंदिर के प्रति, हमारे जितने भी हिंदू दार्शनिक यहाँ पर लक्ष्मण झूला पे घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो देखिए 2 दिन से किस तरीके से हमारी माताएं बहनें सब मंदिर के बाहर दरी बिछा के बैठी हुई है कि कब मंदिर खुलेगा, कब भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, जिनका घर परिवार चल रहा है, जो इतने सालों से यहाँ पे पहले परेशान है कोरोना काल से लेकर और ये पुल बंद होने की वजह से, वो सब लोग आज इस आशा में थे कि बजरंग सेतु बन गया तो उनकी व्यापार चलेगा, दुकानें चलेंगी, सबके घर में चूल्हे जलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं की सरकार कहलाए जाने वाली जो आई विशेषता हिंदुओं की सरकार कहलाती है, जो उत्तराखंड में भी हिंदुओं की सरकार है, पूरे भारत में भी हिंदुओं की सरकार है, और उसके चलते भी मंदिर की 2 समितियां आपस में 2 धड़े जो है इस तरीके से यहाँ की आस्था को प्रभावित करेंगे, हमारी धार्मिक आस्था को प्रभावित करेंगे, जन भावनाओं को प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों समितियों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, मंदिर तत्काल प्रभाव से खुलना चाहिए। कोई भी न्यायालय, कोई भी सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी उच्चतम न्यायालय इस पर आदेश पास करे कि कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, कोई भी यहाँ पर एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करा जाए जिसके देखरेख में, जिसके निरीक्षण में पूरे मंदिर की देखरेख हो। दोनों समितियों के बीच में जब तक कोई आदेश पास नहीं होता कि कौन सी समिति इस मंदिर की देखरेख करेगी, तब तक यहाँ पर एक अधिकारी पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ के जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, उन्हें यथास्थिति में दुकानें खोलने की आज्ञा देनी चाहिए, आदेश पास होना चाहिए उन दुकानों के लिए। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने लक्की की नृशंस हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आपको बता दें कि न्यायालय भेज दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल ईंट, खून से सने कपड़े व जूते भी बरामद कर लिए हैं। गौरतलब है कि बीते गुरुवार की सुबह मोहल्ला गुरली घाट क्षेत्र स्थित नहर किनारे आदर्श नगर कॉलोनी निवासी समीर उर्फ लक्की वर्षी 20 वर्षीय का शव खून से लथपथ हालत में मिला था और साथ ही मृतक के भाई रिजवान की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कतियाल ने बताया कि पुलिस जांच में मुख्य आरोपी नीरज निवासी मोहल्ला गुलर घट्टी थाना सह आरोपी आशीष निवासी ग्राम पूछड़ी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि समीर और नजीर दोनों नशे के आदी थे और घटना वाली रात नशे का सेवन करने के दौरान नशे की मात्रा को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। आपको बता दें, इसी दौरान नीरज ने समीर को जमीन पर गिराकर ईंट से उसके सिर और चेहरे पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। टीमों ने घटनास्थल के आसपास करीब 45 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी नीरज को कोसी नदी किनारे से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। त्वरित खुलासे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को 1500 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। ये दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है, जो शिनाख्त वो समीर उर्फ लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की
और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो उस झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। ये आरोपी जो है इसमें एक जीशान है और एक नाजिर, एक जो मुख्य आरोपी है वो नाजिर है और दूसरा आरोपी जो है आशीष। कहाँ के रहने वाले थे? ये ही रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले। सर इनका मुकदमे दर्ज है पहले भी रामनगर के? अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग अभी चेक कर रहे हैं दोनों की। और इसमें एक मुख्य चीज और प्रकाश में आई थी कि जो मेन जो उसका मोटिव था हत्या का वो नशा था। दोनों जो आरोपी और जो मृतक है दोनों में नशे को लेकर के, नशे की क्वांटिटी को लेकर के झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो उस संबंध में भी हमें कुछ सुराग मिले हैं कि ये लोग कहाँ से नशा ला रहे थे और इसमें जो है काफी एनडीपीएस के तहत जो एक प्रतिबंधित जो नशा है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो हम उस दिशा में भी आगे काम करेंगे इसमें। और जो इनका चैनल है जो नशे की यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।